से और सभी गणमान्य विभूतियों से अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो फिल्म जिसके माध्यम से इस योजना को थोड़ा विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय उसका शुभारंभ करेंगे। राशन आपके ग्राम योजना पर आधारित ये लघु फिल्म। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। प्रधानमंत्री जी के इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में राशन वितरण की समस्या का समाधान कर रही है। जनजातीय कल्याण की इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करने जा रही है राशन आपके ग्राम योजना। प्रदेश के ऐसे जनजातीय क्षेत्र जहां शासकीय सहकारी उचित मूल्य की दुकान ग्राम में नहीं है, वहां ग्रामीणों को राशन के लिए पंचायत मुख्यालय पर जाना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त शारीरिक श्रम तो लगता ही है, साथ ही उस रोज का उनका काम धंधा भी चला जाता है। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और निराश्रित को तो और भी मुश्किल होती थी। हितग्राहियों की इसी परेशानी को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार उनके गांव में ही राशन वितरित करने जा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों को माह में एक नियत दिवस पर राशन वाला वाहन, वितरण सामग्री एवं शासकीय विक्रेता सहित ग्राम में आएगा। हितग्राहियों को राशन वितरित किया जाएगा। यही नहीं, योजना के तहत स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राशन वितरण में उपयोग होने वाले वाहनों के अनुबंध के लिए भी उसी क्षेत्र के अनुसूचित जनजातीय वर्ग के युवाओं का चयन किया जाएगा। सरकार उन्हें 2 से 3 लाख की मार्जिन मनी एवं न्यूनतम दर पर ऋण भी दे रही है। सरकार द्वारा मुझे ये जो ऋण मिला है, जो कि उनके द्वारा हम गाड़ी मालिक बने हैं। 4 किलोमीटर जाना पड़ता राशन लेने के लिए। अकेली चक्कर आती है, शरीर कपती है, लाने वाले धरने वाले कोई नहीं है। हमारे गांव में राशन आ जाएगी, बढ़ जाएगी, परेशानी कोई को नहीं होएगा। मोदी जी को धन्यवाद, मुख्यमंत्री को आशीर्वाद। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नाम मात्र के शुल्क पर राशन देते हैं। धन्यवाद मोदी जी। ये ऐसे प्रधानमंत्री कर सकता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द हो। 89 जनजातीय विकास खंडों में संचालित होने जा रही ये योजना लाभार्थियों के श्रम, समय और आजीविका की रक्षा भी करेगी एवं उनके लिए समृद्धि के नए द्वार भी खोलेगी। देवी सज्जनों, इस योजना से प्रदेश के 16 जिलों में लगभग 6600 गांवों में 7.25 लाख परिवारों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस योजना से जुड़ रहे 2 वाहन चालकों को राशन वाहन की चाबी देकर राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। निवेदन है डिंडोरी के अनिल आरमो जी से कि वे मंच पर आएं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से सबसे पहले डिंडोरी के अनिल आरमो इस युवा को राशन वाहन की चाबी प्रदान करने की कृपा करें। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से इस अनूठी योजना के लिए जरूर होनी चाहिए और जोश और उल्लास के साथ होनी चाहिए। आज ये अनूठी शुरुआत है और अब मैं इसके बाद जिस युवा को आमंत्रित करना चाहता हूं, उनका नाम है लक्ष्मी नारायण रमगढ़िया, मंडला के रहने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय उन्हें भी राशन वाहन की चाबी प्रदान करके इस योजना का शुभारंभ करते हुए और आशीर्वाद आप सभी का आपकी करतल ध्वनि के रूप में अवश्य मिलना चाहिए। देवियों सज्जनों, हमारी शुभकामनाएं इनके लिए और उन संवेदनाओं को हम नमन करते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन में गरीब समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए है। आभार निवेदन स्थान ग्रहण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और गणमान्य विभूतियों से। देवियों सज्जनों, हमारे जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सिकल सेल रोग एक गंभीर समस्या है, हम सब जानते हैं। ये रोग महिलाओं और बच्चों को अधिक प्रभावित करता है, जो कई बार उनके लिए घातक भी हो जाता है। इस रोग के उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है। आज मध्य प्रदेश
राज्य सिकिल सेल यानी हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय करेंगे। लेकिन उससे पहले एक लघु फिल्म के माध्यम से आइए विस्तार से इस मिशन के बारे में जानें। स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते आत्मनिर्भर कदम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लक्षित आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी पहल को सार्थक बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशों पर सिकल सेल एनीमिया के रोकथाम हेतु विशेष परियोजना आरंभ की है। परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन किया गया है। इस विशेष मिशन के तहत प्रदेश के 27 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक आनुवंशिक रोग है, की रोकथाम, जागरूकता, स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एवं उपचार की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कारगर रणनीति तैयार की गई है। स्क्रीनिंग उपरांत प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में लैब जांचें, रोगियों की प्रबंधन हेतु आवश्यक दवाइयां एवं रक्तदान की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। आगामी पीढ़ियों में हीमोग्लोबिनोपैथी के प्रसार को रोकने हेतु जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण एवं काउंसलिंग की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 2 जिलों झाबुआ और अलीराजपुर में 8.26 लाख गर्भवती महिलाओं एवं 6 माह से 18 वर्ष तक के बच्चों की सिकल सेल स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एवं प्रबंधन किया जाएगा। भारत सरकार की पहल पर सिकल सेल रोकथाम की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की ये परियोजना प्रदेश को स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है। देवी सज्जनों, इस मिशन के पहले चरण में जनजातीय बहुल झाबुआ और अलीराजपुर को शामिल किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इन जिलों के 3 व्यक्तियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान करके इस मिशन का शुभारंभ करेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा झाबुआ की हटीला जी को, जिन्हें प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड यहां इस मंच पर प्रदान किया जाएगा। उनके जीवन में और इस रूप में हमारे जनजातीय समाज के असंख्य लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत। करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं आप जरूर दीजिएगा मिशन की सफलता के लिए। अलीराजपुर के टीना डुडवे को आमंत्रित करता हूं, वे प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्राप्त करेंगे। और इसके बाद झाबुआ के मनीष सिंह परमार जी, उनके भी वे भी आज प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से ये जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्राप्त करेंगे। इन सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। झाबुआ के मनीष सिंह परमार जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड उन्हें भी प्रधानमंत्री महोदय प्रदान करते हुए बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय यानी पीवीटीजी के समुदायों से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश के सहरिया, बैगा और भारिया जनजातीय समुदायों से अभी 20 माध्यमिक शिक्षकों का चयन किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में इनके पदस्थ होने से समुदाय के जो अन्य युवक और युवतियां हैं उनके लिए यह आदर्श स्थापित करेंगे। साथ ही समुदाय की बालक और बालिकाएं उनके साथ सहज भाव से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से 3 नवनियुक्त शिक्षकों को यहां नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे भारिया जनजाति के रविशंकर भीमसेनी को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से मिलनी चाहिए, बड़ों की तरफ से आशीष आपके करतल ध्वनि के साथ इनके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं निवेदन करूंगा अब माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से कि वे भारिया जनजाति के विवेक कुमार भारती को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आमंत्रित करता हूं विवेक कुमार भारती, जो कि सिवनी के रहने वाले हैं, उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। करतल ध्वनि के साथ शुभकामनाएं अपनी अवश्य दें। और राज्यपाल महोदय से पुनः निवेदन है, सहरिया जनजाति से संबंध रखने वाली सुश्री पिंकी सहरिया को भी नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय, पिंकी सहरिया, शुभकामनाएं आप सब की तरफ से, आशीष आप सब की तरफ से, बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और अथक प्रयासों से देश भर में दुनिया का जो सबसे बड़ा कोविड रोधी टीकाकरण अभियान जारी है और इस देश ने बढ़ चढ़ कर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपने आप को उसमें शामिल किया है। मध्य प्रदेश भी
देश में एक अग्रणी राज्य बन चुका है टीकाकरण में। इस पर आधारित एक फिल्म है छोटी सी, टीकाकरण की उपलब्धि और 100% कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाले झाबुआ जिले के जनजातीय बहुल गांव नरसिंगरूड़ा पर आधारित एक लघु फिल्म। आइए देखते हैं। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। नरसिंगरुंडा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव। आज यहाँ उत्सव का माहौल है। उत्सव है प्रदेश के प्रथम पूर्ण कोविड टीकाकृत ग्राम होने की खुशी का, और इसके पीछे संघर्ष से सफलता की एक बड़ी कहानी है। प्रदेश के जनजातीय बहुल जिले झाबुआ के इस गांव के लिए पात्र नागरिकों का 100% टीकाकरण करना एक बड़ी चुनौती थी। यहाँ के अधिकांश लोगों में कोविड के टीके को लेकर डर और भ्रांतियां फैली हुई थी। ऐसे बोलते कि टीका लगाएंगे तो 3 महीने होते वो मर जाएंगे, ऐसा बताते। हमने बताया कि हम तो नहीं मरे, 3 महीने हमारे हो गए तो तुम कहाँ मर जाओगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि गांव जाकर एक भी टीका लगाए बिना कर्मचारियों की टीम को अपमानित होकर लौटना पड़ा। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जन भागीदारी का मॉडल प्रस्तुत करते हुए पूरी टीम ने अथक प्रयास किया। आपकी ये जिंदगी बचाने का अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। वो जिंदगी के इस डोज को फ्री में दे रहे हैं। अब जब देने वाले फ्री में दे रहे हैं तो लगवाने वाले बहनों और भाइयों आप क्यों देर कर रहे हो। चरणबद्ध तरीके से सबसे पहले ग्राम में कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को टीका लगाया गया, जिससे ग्राम वासियों के मन में विश्वास आया और उनका डर दूर हुआ। लगातार खाटला बैठकें की गई, लोगों से सीधा संवाद किया गया। साथिया वॉलेंटियर्स द्वारा घर घर जाकर लोगों को टीके के लिए आमंत्रित करते हुए पारंपरिक रूप से पीले चावल दिए गए और विश्वास दिलाया गया कि टीका पूरी तरह सुरक्षित और आवश्यक है। टीम के निरंतर प्रयासों से जून 2021 के प्रथम सप्ताह में कोविड वैक्सीन के प्रथम डोज का टीकाकरण 100% पूर्ण हो गया। हमारा टीका लाजे मध्य के धन्यवाद। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 12 सितंबर 2021 तक नरसिंगरुंडा में सभी पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग गए और ये जनजातीय बाहुल्य ग्राम मध्य प्रदेश का पहला पूर्ण टीकाकृत ग्राम बन गया। आज मध्य प्रदेश प्रथम डोज के टीकाकरण में देश में अग्रणी है। मध्य प्रदेश शीघ्र ही प्रदेश वासियों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगाकर पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी को हार्दिक बधाई इस उपलब्धि के लिए। देव सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस कड़ी में आज 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअल भूमि पूजन और शिलान्यास होना है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर रतलाम जिले के बाजना में बनने वाले एकलव्य विद्यालय की आधारशिला रखने की कृपा करें और आप सबका आशीष और शुभकामनाएं आपकी करतल ध्वनि के रूप में जरूर मिलनी चाहिए इस महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए। मध्य प्रदेश सहित देश के तमाम हिस्सों में ये आज प्रक्रिया जारी है और हमारे माननीय गणमान्य विभूति अलग अलग स्थलों पर मौजूद हैं, देश में अलग अलग कार्यस्थलों पर। और अब समय है जब मैं उस विभूति से जिन्होंने इस देश का नेतृत्व किया, इस देश का गौरव बढ़ाया, पूरी दुनिया में जिन्हें उम्मीद भरी आशा भरी दृष्टि से इसलिए देखा जाता है कि वे मानव कल्याण के लिए एक समर्पित नेतृत्व के रूप में दुनिया के सामने उपस्थित हैं। मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि वे आपकी करतल ध्वनि के साथ उत्साह और जोश से भरी तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन उनके उद्बोधन के लिए, उनके संबोधन के लिए। देव सज्जनों, जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार।
मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं तमारो स्वागत करूं तमाम साम की कम छो मालथन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई रही है आप सबान थन फिर सी राम राम। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण के लिए खपा दिया, वे जीवन भर आदिवासियों के जीवन के लिए सामाजिक संगठन के रूप में, सरकार में मंत्री के रूप में एक समर्पित आदिवासियों के सेवक के रूप में रहे। और मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर, इसका सम्मान श्री मंगूभाई पटेल के खाते में जाता है। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रहलाद पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, एल मुरुगन जी, एमपी सरकार के मंत्रीगण, संसद के मेरे सहयोगी सांसदगण, विधायकगण और मध्य प्रदेश के कोने कोने से हम सभी को आशीर्वाद देने आए जनजातीय समाज के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज यहां मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका स्नेह, आपका विश्वास मिला है। ये स्नेह हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए
दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। और आज जब कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरे आदिवासी जनजातीय समूह के सभी लोग अलग अलग मंच पर गीत के साथ, धुन के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे, मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। पर्पज ऑफ लाइफ आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए आज के इस गीत के प्रति मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। और मैंने जब गीत के शब्दों को बारीकी से देखा तो मैं गीत को तो नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा शायद देश भर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण, जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतु बखूबी प्रस्तुत करता है। आपने अपने नृत्य के द्वारा, अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तुत किया, शरीर 4 दिनों का है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। खाना पीना खूब किया, भगवान का नाम भुलाया। देखिए ये आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी। सचमुच में वे शिक्षित है कि हमें अभी सीखना बाकी है। आगे कहते हैं, मौज मस्ती में उम्र बिता दी, जीवन सफल नहीं किया। अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा खूब किया, घर में उत्पाद भी खूब किया। जब अंत समय आया तो मन में पछताना व्यर्थ है। धरती, खेत, खलियान किसी के नहीं है। देखिए आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है। धरती, खेत, खलिहान किसी के नहीं है। अपने मन में गुमान करना व्यर्थ है। ये धन दौलत कोई काम के नहीं है, इसे यहीं छोड़ के जाना है। आप देखिए इस संगीत में, इस नृत्य में जो शब्द कहे गए हैं वो जीवन का उत्तम तत्व ज्ञान जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया है। इससे बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है? इससे बड़ी किसी देश की विरासत क्या हो सकती है? इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है? साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है।
राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे इसका भी संतोष है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से कोरोना काल में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली। अब जब गांव में आपके घर के पास सस्ता राशन पहुंचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरिक्त खर्च से भी मुक्ति मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना से पहले ही अनेक बीमारियों का मुफ्त इलाज आदिवासी समाज को मिल रहा है, देश के गरीबों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय परिवारों में तेजी से मुफ्त टीकाकरण भी हो रहा है। दुनिया के पढ़े लिखे देशों में भी टीकाकरण को लेकर के सवालिया निशान लगाने की खबरें आती हैं, लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीकाकरण के महत्व को समझता भी है, स्वीकारता भी है और देश को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इससे बड़ी समझदारी क्या होती है? 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से सारी दुनिया लड़ रही है। सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए जनजातीय समाज के सभी साथियों का वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर आना सचमुच में यह अपने आप में गौरवपूर्ण घटना है। पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले लोगों ने मेरे इन आदिवासी भाइयों से बहुत कुछ सीखने जैसा है। साथियों, आज यहां भोपाल आने से पहले मुझे रांची में झारखंड भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना, उसे नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर भीलों के बिना नहीं की जा सकती जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर राणा प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। हम सभी इनके ऋणी हैं। हम सभी इस ऋण को कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अपनी इस विरासत को संजोकर उसे उचित स्थान देकर अपना दायित्व जरूर निभा सकते हैं। भाई और बहनों, आज जब मैं आपसे अपनी विरासत को संजोने की बात कर रहा हूं तो देश के प्रख्यात इतिहासकार शिव शाहिर
बाबा साहब पुरंदरे जी को भी याद करूंगा। आज ही सुबह पता चला वे हमें छोड़ करके चले गए, उनका देहावसान हुआ है। पद्म विभूषण बाबा साहब पुरंदरे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को, उनके इतिहास को सामान्य जन तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है वो अमूल्य है। यहां की सरकार ने उन्हें कालिदास पुरस्कार भी दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जिन आदर्शों को बाबा साहब पुरंदरे जी ने देश के सामने रखा, वो आदर्श हमें निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। मैं बाबा साहब पुरंदरे जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। साथियों, भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। वनवास के उसी कालखंड में प्रभु राम ने वनवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन के तौर तरीके, जीवन के हर पहलू से प्रेरणा पाई थी। साथियों, आदिवासी समाज को उचित महत्व ना देकर, प्राथमिकता ना देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक है। हर मंच पे चर्चा होना जरूरी है। जब दशकों पहले मैंने गुजरात में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी, तभी से मैं देखता आया हूं कि कैसे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविधा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा। अभाव बनाए रखते हुए चुनाव के दौरान उन्हीं अभावों की पूर्ति के नाम पर बार बार वोट मांगे गए, सत्ता पाई गई, लेकिन जनजातीय समुदाय के लिए जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था और जब करना चाहिए था, ये कम पड़ गए, नहीं कर पाए, असहाय छोड़ दिया समाज को। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद
मैंने वहां पर जनजातीय समाज में स्थितियों को बदलने के लिए बहुत सारे अभियान शुरू किए थे। जब देश ने मुझे 2014 में आप सब देशवासियों की सेवा का मौका दिया तो मैंने जनजातीय समुदाय के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। भाइयों और बहनों, आज सही मायने में आदिवासी समाज के हर साथी को देश के विकास में उचित हिस्सेदारी और भागीदारी दी जा रही है। और चाहे गरीबों के घर हो, शौचालय हो, मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सड़क हो, मुफ्त इलाज हो, ये सब कुछ जिस गति से देश के बाकी हिस्से से हो रहा है उसी गति से आदिवासी क्षेत्रों में भी हो रहा है। बाकी देश के किसानों के बैंक खाते में अगर हजारों करोड़ रुपए सीधे पहुंच रहे हैं तो आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को भी उसी समय मिल रहे हैं। आज अगर देश के करोड़ों करोड़ परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पाइप से घर घर पहुंचाया जा रहा है तो ये उसी इच्छा शक्ति के साथ उतनी ही स्पीड से आदिवासी परिवारों तक भी पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। वरना इतने वर्षों तक जनजातीय क्षेत्रों की बहन बेटियों को पानी के लिए कितना परेशान होना पड़ता था, मुझसे ज्यादा आप लोग इसको भली भांति जानते हैं। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 30 लाख परिवारों को अब नल से जल मिलना शुरू हो गया है और इसमें भी ज्यादातर हमारे आदिवासी इलाकों की है। साथियों, जनजातीय विकास के बारे में बात करते हुए एक बात और कही जाती थी। कहा जाता था जनजातीय क्षेत्र भौगोलिक रूप से बहुत कठिन होते हैं। कहा जाता था कि वहां सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल होता है। ये सारा बहाना काम न करने के बहाने थे। यही बहाना करके जनजातीय समाज में सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई, उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया। साथियों, ऐसे ही राजनीति, ऐसी ही सोच के कारण आदिवासी बाहुल्य वाले जिले विकास की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रह गए। अब कहां तो इनके विकास के लिए कोशिशें होनी चाहिए थी, लेकिन इन जिलों पर पिछड़े होने का एक टैग लगा दिया गया। भाइयों और बहनों, कोई राज्य, कोई जिला, कोई व्यक्ति, कोई समाज विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति, हर समाज आकांक्षी होता है, उसके सपने होते हैं। सालों साल वंचित रखे गए इन्हीं सपनों, इन्हीं आकांक्षाओं को उड़ान देने की कोशिश आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपके आशीर्वाद से आज उन 100 से अधिक जिलों में विकास की आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है, उनमें आदिवासी समाज बाहुल्य आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। आकांक्षी जिले या फिर ऐसे जिले जहां अस्पतालों का अभाव है, वहां 150 से अधिक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथियों, देश का जनजातीय क्षेत्र संसाधनों के रूप में, संपदा के मामले में हमेशा समृद्ध रहा है, लेकिन जो पहले सरकार में रहे वो इन क्षेत्रों के दोहन की नीति पर चले।
हम इन क्षेत्रों के सामर्थ्य के सही इस्तेमाल की नीति पर चल रहे हैं। आज जिस जिले में जो भी प्राकृतिक संपदा राष्ट्र के विकास के लिए निकलती है, उसका एक हिस्सा उसी जिले के विकास में लगाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत राज्यों को करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो उसी क्षेत्र के लिए खर्च करने हैं। आज आपकी संपदा आपके ही काम आ रही है, आपके बच्चों के काम आ रही है। अब तो खनन से जुड़ी नीतियों में भी हमने ऐसे बदलाव किए हैं जिससे जनजातीय क्षेत्रों में ही रोजगार की व्यापक संभावनाएं बने। भाई और बहनों, आजादी का यह अमृत काल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का काल है। भारत की आत्मनिर्भरता जनजातीय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। आपने देखा होगा, अभी हाल में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। जनजातीय समाज से आने वाले साथी जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे, पैर में जूते भी नहीं थे। सारी दुनिया देख करके दंग रह गई, हैरान रह गई। आदिवासी और ग्रामीण समाज में काम करने वाले ये देश के असली हीरो है, असली हीरो है। यही तो हमारे डायमंड है, यही तो हमारे हीरे हैं। भाई और बहनों, जनजातीय समाज में प्रतिभा की कमी, कभी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों में आदिवासी समाज को अवसर देने के लिए जो जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए ना, कुछ नहीं था, बहुत कम थी। सृजन आदिवासी परंपरा का हिस्सा है। मैं अभी आने से पहले सभी आदिवासी समाज की बहनों के द्वारा जो निर्माण कार्य हुआ है, वो देख करके मैं सचमुच में बड़े मन को आनंद होता था। इनकी उंगलियों में, इनके पास क्या ताकत है। सृजन आदिवासी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन आदिवासी सृजन को बाजार से नहीं जोड़ा गया। आप कल्पना कर सकते हैं, बांस की खेती जैसी छोटी और सामान्य सी चीज को कानूनों के मकड़ जाल में फंसा कर रखा गया था। क्या हमारे जनजातीय भाइयों बहनों के ये हक नहीं था कि वो बांस की खेती कर करके बेच करके उससे पैसा कमा सके? हमने वन कानूनों में बदलाव कर इस सोच को ही बदल दिया। साथियों, दशकों से जिस समाज को उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबा इंतजार करवाया गया, उसकी उपेक्षा की गई। अब उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। लकड़ी और पत्थर की कलाकारी तो आदिवासी समाज सदियों से कर रहा है, लेकिन अब उनके बनाए उत्पादों को नया मार्केट उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्राइफेड पोर्टल के माध्यम से जनजातीय कलाकारों के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों में ऑनलाइन भी बिक रहे हैं। जिस मोटे अनाज को कभी दोयम नजर से देखा जाता था, वो भी आज भारत का ब्रांड बन रहा है। साथियों, वन धन योजना हो, वनोपज को एमएसपी के दायरे में लाना हो, या बहनों की संगठन शक्ति को नई ऊर्जा देना, ये जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहे हैं।
पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उपजों पर एमएसपी दिया करती थी। आज हमारी सरकार करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। कहां 9-10 और कहां 90। हमने 2500 से अधिक वन धन विकास केंद्रों को 37,000 से अधिक वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जोड़ा गया है। इनसे आज लगभग 7.5 लाख साथी जुड़े हैं। उनको रोजगार और स्वरोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार ने जंगल की जमीन को लेकर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए हैं। राज्यों में लगभग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने लाखों जनजातीय साथियों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल पर विशेष बल दे रही है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आज जातीय क्षेत्रों में शिक्षा की नई ज्योति जागृत कर रही है। आज मुझे यहां 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के शिलान्यास का अवसर मिला है। हमारा लक्ष्य देश भर में ऐसे लगभग 750 स्कूल खोलने का है। इनमें से अनेकों एकलव्य स्कूल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 7 साल पहले हर छात्र पर सरकार लगभग 40,000 रुपए खर्च करती थी। वो आज बढ़कर 1 लाख रुपए से अधिक हो चुका है। इससे जनजातीय छात्र छात्राओं को और अधिक सुविधा मिल रही है। केंद्र सरकार हर साल लगभग 30 लाख जनजातीय युवाओं को स्कॉलरशिप भी दे रही है। जनजातीय युवाओं को उच्च शिक्षा और रिसर्च से जोड़ने के लिए भी अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। आजादी के बाद जहां सिर्फ 18 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, वहीं सिर्फ 7 साल में 9 नए संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। साथियों, जनजातीय समाज के बच्चों को एक बहुत बड़ी दिक्कत पढ़ाई के समय भाषा की भी होती थी। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बहुत जोर दिया गया है। इसका भी लाभ हमारे जनजातीय समाज के बच्चों को मिलना तय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज का प्रयास, सबका प्रयास, यही आजादी के अमृत काल में बुलंद भारत के निर्माण की ऊर्जा है। जनजातीय समाज के आत्मसम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए, अधिकार के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आज जनजातीय गौरव दिवस पर हम इस संकल्प को फिर दोहरा रहे हैं। और ये जनजातीय गौरव दिवस जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे हम सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, जैसे हम बाबा साहब आंबेडकर की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर की जयंती हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाएगी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का।
उनकी उपस्थिति, उनके स्नेह, उनके सानिध्य, उनके मार्गदर्शन के लिए और सदैव इस देश को इस बात पर गर्व महसूस होता है, देश का युवा इस बात के लिए अपने आप को सम्मानित महसूस करता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय नए भारत, न्यू इंडिया के निर्माण में आह्वान करते हैं समाज के हर वर्ग का। और ये नया भारत ऐसा है जिसमें हर हाथ में हुनर हो, उसके लिए जगह हो, डिजिटल होने की सोच जिसके पास हो और आसमान की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प जिसके पास हो। ऐसा संकल्प, ऐसी प्रेरणा देने वाले परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। आज इस जनजातीय